देखो, जब कोई पैथोलॉजिस्ट जाके उस लिटरेचर को पढ़ने की कोशिश करेगा, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसका जो बेसिक, इसको हम वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, उसका लाइफस्टाइल, उसका वे ऑफ थिंकिंग द रियलिटी, दुनिया को देखने का तरीका, बुक्स को, बीमारियों को देखने का तरीका पैथोलॉजिस्ट का है। तो इसलिए जब कोई पैथोलॉजिस्ट उस रेफरेंस वर्क को देखेगा, तो वो ऐसी चीजें पिक करेगा और उसको अंडरस्टैंड करेगा विद द आई ऑफ ए पैथोलॉजिस्ट। तो वो बोरिक मटीरिया मेडिका लिखेगा। और जब कोई केंट लिखेगा, क्योंकि केंट बिलोंग करता है टू ए ग्रुप, उसका जो स्पिरिचुअल ग्रुप था जिसको वो बिलोंग करता था, जो केंट की आप लिटरेचर उसके बैकअप में जाओ, तो जिस ग्रुप को उसने ज्वाइन किया होता, दे बिलीव इन एन आइडिया ऑफ ए होल, और उसमें माइंड की सुपरमेसी, जिस ग्रुप को वो फॉलो करता था। अब नेचुरली जब वो देखेगा, वो उसी मटीरिया मेडिका को, सेम रेफरेंस सोर्स वर्क को देखेगा विद द आई ऑफ होलिस्टिक। इसीलिए जब केंट का मटीरिया मेडिका पढ़ोगे, उसमें आपको जर्नैलिटीज देखेंगी। जब बोरिक मटीरिया मेडिका पढ़ोगे, उसमें पैथोलॉजी नजर आएगी। राइट। जब एलन का पढ़ोगे, एलन भी क्या, एलन इंसाइक्लोपीडिया बहुत वास्ट है, मगर उसने उसको कंसोलिडेट करके एलन की नोट में डाला। एक एक वर्ड जब हम एलन पढ़ते हैं, अब जो दूसरे ग्रुप में है, मुझे नहीं मालूम आप में से कौन कौन मेरे दूसरे मटीरियल ग्रुप में है, सपोज अगर एक रेमेडी को भी पढ़ना है एलन में, कई बार हमारी 4 या 5 क्लासेस उसमें चल जाती है एक छोटी सी रेमेडी में, है, पर एक एक लाइन का इन डेप्थ मतलब है, और उसको समझने के लिए आपको एलन एनसाइक्लोपीडिया में जाना पड़ेगा। राइट। सो ये वैल्यू है उसकी, कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि बोरिक अगर ये कह रहा है तो क्यों कह रहा है, क्योंकि वो पैथोलॉजिस्ट है। सो अगर कोई केस है जिसमें हमें पैथोलॉजी बहुत स्ट्रांग मिल रही है, तो अगर हम ढूंढने जाएंगे तो फिर वो हम कैंट से नहीं ढूंढेंगे, हम बोरिक के पास जाएंगे। अगर हमें जर्नैलिटीज मिल रही है, तो हमें अगर वो देखना है, तो उसके लिए हम बोरिक से ज्यादा प्रेफर करेंगे कि हम कैंट के पास जाएं। ऐसे ही बाकी के सारे के ऑथर्स हैं। कुछ ऑथर्स हैं जिन्होंने सबकॉन्शियस पे काम किया हुआ है, कहीं उन्होंने ड्रीम्स पे काम किया हुआ है, ऐसे अलग अलग से हैं सारे के सारे, मगर आते सब एक से हैं, पीछे से उनका जो डाटा ऑफ, जो जहां जहां पॉइंट जहां से सब डाटा आ रहा है, वो सेम है। आर यू गेटिंग इट? जी सर। हाँ। तो उसी में शुजलर है। अब शुजलर कैसे देखता है इसको? शुजलर ऐसे देखता है, वो कहता है, जैसे कि ये देखो, क्या दिख रहे हैं ये, घर से। कितने सारे घर ना। शुजलर देखता है कि अपनी बॉडी को एज ए कलेक्टिव होम, इसको ऐसे इमेजिन करके देखो कि सेल्स का कलेक्शन है हमारी बॉडी में, जैसे कि घर है। अब घर में देखो, घर में वाटर सप्लाई भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, राशनिंग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, डेली नीड्स भी चाहिए। अगर वो सब कुछ मिलता रहेगा, घर सही चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, पानी आना बंद हो जाए, राइट, एयर की कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आ जाए, तो सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। सो ह्यूजलर के हिसाब से बॉडी में जो सेल्स हैं, और उस सेल्स में कितनी सारी चीजें हैं जो डेली रिक्वायरमेंट में चाहिए फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, फिजियोलॉजिकल। सो इट इज मोर ऑफ ए फिजियोलॉजी। वो कहता है कि उस फिजियोलॉजी में जब किसी ऐसी चीज की कमी हो जाती है जिसमें वो जो नॉर्मल वर्क बॉडी ने करना था, वो इनकेपेबल हो जाए करने के लिए, देन वहां पर हम बाहर से अगर सपोर्ट करें, उसी केमिकल को सपोर्ट करें इन ए फॉर्म जो कि ट्राइचुरेशन उसने सिलेक्ट किया, क्योंकि हम आगे जाके बताता हूं, देन हम उस पेशेंट को उस कंडीशन में हेल्प कर सकते हैं। लाइक कि फॉर एग्जांपल, यहाँ अगर वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, तो वो कहता है कि अगर हम वाटर को दें, एग्जांपल दे रहा हूं सर, वाटर को दें किसी पेशेंट को, तो वो बेटर होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको दूसरी तरह लेके चलते हैं हम, कि फॉर एग्जाम्पल सोडियम, राइट, किसी घर में, हमारे घर में, हमारी बॉडी के घर में सपोज नेट्रम म्यूर चाहिए वाटर की सिमुलेशन के लिए। अगर नेट्रम चाहिए सॉल्ट सपोज, अगर वो सॉल्ट अनअवेलेबल हो जाए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है पानी को मेंटेन करने के लिए बॉडी में, अगर उसकी कमी हो जाएगी, तो बॉडी पानी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगी। जब मैनेज नहीं कर पाएगी, देन उसकी अलग से सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे, जिसमें जहां पानी नहीं होना चाहिए वहां पानी आ जाएगा, जहां जहां पानी होना चाहिए वहां ड्राइनेस हो जाएगी।
तो अगर इसको हमने कवर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम नेट्रम का सॉल्ट दे सकते हैं उसमें। आर यू गेटिंग इट? ऐसे ही नेट्रम सल्फ, नेट्रम का ही पार्ट है नेट्रम म्यूर की तरह, मगर वो बहुत जरूरी है पानी को एक्सपेल करने के लिए। मगर अगर वो ना रहे बॉडी में, जहां इन प्रॉपर क्वांटिटी ना हो, तो क्या होएगा, वो उसकी कमी के कारण बॉडी में पानी रिटेन होना शुरू हो जाएगा। जब रिटेन होएगा तो वो सिम्टम्स आएंगे जिसमें उडीमा, किडनी के इश्यू, स्वेलिंग, पफीनेस, ये सारा कुछ आएगा। वो कहता है कि इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, और आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इस फिजियोलॉजी में जरूरत किस चीज की है, बस आपने वो फिजियोलॉजिकल डोज दे देनी है। तो आपने, अगर आपने देखा कि बॉडी में उडीमा हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, पानी बॉडी रिटेन कर रही है, तो आपको विद द नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजी पता होना चाहिए यहाँ पर सॉल्ट कौन सा यूज होता है, यहाँ पर सोडियम सल्फेट, नेट्रम सल्फेट। तो अगर हम बाहर से नेट्रम सल्फ दे देंगे तो वो पानी बॉडी एक्सपेल करना शुरू कर देगी। सो इसका जो शुजलर का मेन अंडरस्टैंडिंग है सारा का सारा, वो सारा अंडरस्टैंडिंग किसके ऊपर है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजियोलॉजी। ये सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, इट इज वर्किंग ऑन द फिजियोलॉजी। तो इसको समझने के लिए आपका सारा ध्यान फिजियोलॉजी के ऊपर होना चाहिए कि इसको कैसे समझना है। जैसे देखो, एक मिनट में इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं। You can the every nerve impulse, every muscle contraction, every heartbeat depends upon, अगर आप फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा ही होगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप भी होता है मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। वो कहते हैं द सेल मेम्ब्रेन बिहेव लाइक ए बैटरी, वो बैटरी की तरह बिहेव करती है, मेंटेनिंग ए चार्ज डिफरेंस, राइट। सोडियम पोटेशियम पंप जैसे वर्क करता है, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, एवरीबडी नोज दैट, Yes, sir. राइट। Yes. वो कहता है इफ पोटेशियम लेवल ड्रॉप्स, अगर पोटेशियम ड्रॉप हो गया तो क्या होएगा, द नर्व कैन नॉट रीपोलराइज, फिटीग आ जाएगी, इरिटेबिलिटी आ जाएगी उस सिस्टम में। सो इफ कैल्शियम इज लैकिंग, मसल कांट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, राइट। अगर एक्सेस होएगा तो स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन आनी शुरू हो जाएगी, क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे, बोन्स वीकन हो जाएंगी, हीलिंग डिले हो जाएगी। जब हम पेशेंट से बात करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये अगर सिम्टम आ रहे हैं, तो हम अंडरस्टैंड करेंगे फिजियोलॉजी में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो विद द नॉलेज ऑफ द सॉल्ट, हम वो सॉल्ट अगर प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो सारा कुछ कवर हो जाएगा। जो सुजलर का टिश्यू सॉल्ट जो है, वो इसी के साथ रिलेट करता है, राइट। सो ही वॉजंट टॉकिंग केमिस्ट्री अलोन, वो केमिस्ट्री के बारे में सिर्फ बात नहीं कर रहा है, ही वॉज डिस्क्राइबिंग आयनिक इंटेलिजेंस। बिफोर मॉडर्न फिजियोलॉजी इवन हैव ए लैंग्वेज ऑफ इट, फिजियोलॉजी डेवलप होने से पहले, वो चीजें होने से पहले, उसने उन चीजों को अंडरस्टैंड किया, जैसे हनीमन सर ने इतने साल पहले उन चीजों को अंडरस्टैंड किया कि कैसे कैसे जो आज भी डिस्कवर अभी हो रही हैं और आने वाले टाइम में अभी होंगी, राइट। सो ही डिड नॉट इन्वेंट न्यू सब्सटेंस, he just reawakened over respect for that body already uses, जो बॉडी ऑलरेडी नेट्रम सल्फ यूज कर रही है, बॉडी ऑलरेडी नेट्रम कार्ब यूज कर रही है, राइट। बॉडी ऑलरेडी नाइट्रम म्यूर यूज कर रही है, वो कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब कुछ यूज कर रही है इन ए नेचुरल फंक्शनिंग। उसने सिर्फ उसको समझा, उसके फिजियोलॉजी के रिलेशन को समझा, और उसके कारण क्या प्रॉब्लम आती है वो समझा, राइट। सो द सॉल्ट्स आर नॉट फॉरेन मेडिसिन, बाहर से कुछ नहीं आ रहा, दे आर द ग्रामर ऑफ लाइफ इटसेल्फ, वो उसकी ही है। सो अगर कैलकेरिया फॉर्स डेफिशिएंट होएगा तो बोन ग्रोथ हॉल्ट हो जाएगी, ये नॉर्मल प्रोसेस है, फिजियोलॉजी है। कालीफॉस डेफिशिएंट हो जाएगा, ब्रेन कांट रिचार्ज आफ्टर एक्सर्शन, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर नाइट्रम म्यूर इज इम्बैलेंस, इमोशन ड्राई अप और ओवरफ्लो एज ए टीयर, जब बॉडी डाउन हो जाए, आप अपने पास आसपास देखना, थोड़ा सा भी बायोकेमिक की जो रिपोर्ट आती है उसमें थोड़ी सी भी वेरिएशन आ जाए नाइट्रम की, सोडियम की ब्लड में, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। सो ये इतना सटल बैलेंस है कि थोड़ा सा भी जब डिस्टर्ब होता है बॉडी उसको बताना शुरू कर देती है। तो वो पैथोलॉजिकल होने से पहले शुजलर कहता है कि हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, वो डिजीज तक जाए उससे पहले हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। सो इन बायोकेमिक मेडिसिन वी डोंट आस्क फर्स्ट व्हाट इज द डिजीज। तो डिजीज के बारे में यहां बात नहीं है, ये याद रखना, जिसमें कॉन्सेप्ट की जो बात कर रहा हूं। यहां पर क्या है, विच फंक्शन इज फेलिंग एट द सेलुलर लेवल,
सेलुलर लेवल पर क्या नहीं हो पा रहा, ये इंपॉर्टेंट है. And the salt is the only answer to that question. Are you getting it? So it's not about disease. So it's more about physiology. So इसलिए जब आपने टिश्यू रेमेडीज को अंडरस्टैंड करना है, वो होम्योपैथिक रेमेडीज से डिफरेंट अंडरस्टैंड करना है, तो उसको अंडरस्टैंड करने वक्त आपके माइंड में एक वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी होना चाहिए. एम आई क्लियर? Yes, sir. राइट. तो कभी भी आपने जब इसको पढ़ना है तो इस फ्लो के साथ पढ़ना है कि सेल और सेल का फंक्शन क्या है, उसकी मिनरल रिक्वायरमेंट क्या है, अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या होएगा, अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या सिम्टम आएगा, और कौन सा सॉल्ट उसको करेक्ट कर सकता है. अगर इस फ्लो में करोगे तो कोई रेमेडी, जैसे हम अभी वो पढ़ेंगे फेरमफॉस, तो ट्रस्ट मी आपको दोबारा से फेरमफॉस को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी. वो आपके माइंड में इंटेक्ट रहेगी, आप उसको यूज भी कर सकते हो, आप क्लिनिकली भी यूज करोगे उसको, और एग्जाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में कोई ऐसा ऑर्गन सिस्टम आ गया एक्सप्लेन करने के लिए कि फेरम फॉस यहाँ कैसे काम करेगी, यू कैन इलेबोरेट इट. क्यों? क्योंकि आप उसके बेस को समझ जाओगे कि ये पीछे क्या हो रहा है. राइट. तो इसको स्टार्ट करते हैं बेटा. फेरम फॉस के लिए ये समझना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने घर की पिक्चर इसलिए दोबारा से लगाई है बॉडी के लिए, बॉडी को फिर दोबारा से समझो कि हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, इसमें जो फेरम फॉस है उसका मेन रोल दो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. वो एक क्या है, ऑक्सीजन कैरियर. क्योंकि जो फॉस है, फॉस्फोरस के साथ कितने ऑक्सीजन लगते हैं? फॉस के साथ कि फेरम के साथ? फेरम के साथ भी, फॉस के साथ भी, वैसे फेरम फेरम के साथ. फेरम के साथ सिर्फ 4। 4. राइट. तो ये मेन चीज है जो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाएगी, ट्रांसपोर्ट करने के लिए लेके जाएगी, ऑक्सीजन कैरियर का काम करेगी. दूसरा, इट हेल्प्स बॉडी अर्ली इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स. अगर बॉडी में कोई क्राइसिस आई है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, इसलिए देखो मैंने जो जो स्लाइड लगाई है, फर्स्ट स्लाइड लगाई थी, उसमें एक वर्ड यूज किया था, फर्स्ट विस्पर. फर्स्ट विस्पर, पहली बात. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी ट्रबल आई तो बॉडी जो विस्पर करेगी इन केस ऑफ क्राइसिस, वो जो पहली आवाज होगी वो क्या है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो आता है. कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई बात हो जाए, कोई इशू हो जाए, तो ये तो नहीं है कि जो बिल्कुल टॉप का या कोई एजेंसी है वो हेल्प करने आएगी. पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर आते हैं. जैसे कोई इमरजेंसी होती है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होते हैं? आसपास वाले लोग. अगर कोई मिसहैप होता है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो होते हैं, उसके बाद एम्बुलेंस आएगी, उसके बाद हॉस्पिटल होएगा, उसके बाद सब कुछ आएगा. ऐसे ही बॉडी में अगर कोई क्राइसिस आता है तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर क्या है, ये हमारी के जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं. तो वो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा टू फाइट दैट क्राइसिस. कोई बाहर से इंफेक्शन आई है उसको फाइट करने के लिए. तो उसके लिए जो जरूरत है वो इस एलिमेंट की बहुत जरूरत है. सो ये दो रिस्पॉन्सेज हैं जो आपने याद रखने हैं फेरम फॉस में. एक इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, और दूसरी है इसकी हेल्पिंग बॉडी अर्ली इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स. सो यही इसका डोमेन है इस रेमेडी का. सो आयरन इज द की पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड अर्ली इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स वहां पर जरूरत होती है. और इसीलिए आप देखो जिनमें एचबी की कमी होती है, सबसे कॉमन सिम्टम क्या आने लग जाता है उनमें? वीकनेस. वीकनेस और सर सांस बहुत जल्दी फूलने लगती है सांस और जल्दी पड़ने लग जाती है क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड मेट नहीं होती. इन्फेक्शंस जल्दी होने लग जाते हैं. दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस. राइट. उनकी बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करती उसको. जो छोटी छोटी, फॉर एग्जांपल जब पहला ही रिस्पॉन्स काम नहीं करेगा तो उसके बाद नेचुरली है कि बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी टू द क्रॉनिक कंडीशन, जाएगी उसमें प्रोग्रेस करेगी टू द क्रॉनिक कंडीशन. So iron is the key part of hemoglobin and early inflammatory response. It is involved in oxygen delivery and the very first stage of the body जिसमें fever और inflammatory reaction में वो पहली responder है. So when tissue need oxygen quickly during exercise or infection,
राइट। जब टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जल्दी से चाहिए, कब चाहिए? ड्यूरिंग एक्सरसाइज और इन्फेक्शन। उस कंडीशन में आयरन हेल्प्स टू मोबिलाइज द इनिशियल डिफेंस। वहां पर आयरन मेन रोल प्ले करता है टू मोबिलाइज द, जो सबसे पहले का डिफेंस का सिस्टम है, कैसे करता है। सो अर्ली डिफेंस, अर्ली डेफिशिएंसी और फंक्शनल डिस्टर्बेंस अगर वहां पर हो जाए, सपोज आयरन ने रिस्पॉन्ड करना है वहां पर, अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहा, तो सिम्टम्स क्या आएंगे? तो सिम्टम्स क्या आएंगे? विड लीड टू पेलर, जैसे आपने बताया, इजिली फटीग, टेंडेंसी टू कैच कोल्ड, एनीमिक में ये बढ़ जाएगी, राइट। वीक रिएक्टिव फीवर, जो फीवर हो रहा है, अब जैसे हम कई बार सिम्टम पढ़ते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल फीवर चल रहा है, बॉडी उस वैसे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, वो वाली कंडीशन। एंड पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ द एक्सर्शन, ये सारे के सारे सिम्टम्स आ जाएंगे अगर डेफिशिएंसी है। और इन्फ्लेमेशन में क्या होएगा? फेरम फॉस कॉरस्पॉन्ड टू द अर्ली स्टेज। जब भी फॉर एग्जांपल कहीं इंफेक्शन आती है तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है? सबसे पहले क्या रिएक्शन होता है जब इन्फ्लेमेशन होती है? तो कोई रेडनेस या फिर स्वेलिंग होती है। रेडनेस आती है। रेडनेस क्यों आती है? तब सारे ब्लड सेल्स उसकी तरफ जाने लग बिल्कुल, जाते हैं इन्फ्लेमेशन ठीक की है ना। वजह से। वो क्या करती है? इट मीन जो वेसल्स को ओपन कर देती है, उस वहां पर ज्यादा ब्लड चाहिए, वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब वहां पर मेन सोर्स है जहां पर फाइट होनी है, वहां पर बॉडी ने उसको फाइट करना है, रिसोर्सेज पूरे लेके जाने हैं वहां पर, राइट। तो इसीलिए जब अर्ली स्टेज जब आएगी तो क्या होएगा? ब्राइट रेडनेस आनी शुरू हो जाएगी। एक्टिव बट नॉट येट एग्जॉस्टेड टिश्यू। सो वहां पर क्या हो जाएगा? एक्टिविटी नजर आएगी, रेडनेस नजर आएगी, और साथ में वीकनेस आ जाएगी, क्योंकि सिस्टम थकना शुरू हो गया है। पर क्या बिल्कुल ऐसे हो गया कि कुछ हो ही नहीं पाएगा, होपलेस कंडीशन होगी? या नो, ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि अब इसका कुछ हो ही नहीं सकता। नो, कि मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा, अब तो मैं उठ के कुछ जा ही नहीं सकता आर्सेनिक की तरह। नो, राइट। ये होपलेस कंडीशन नहीं है। ये कंडीशन कैसी है? जब पहली फाइट स्टार्ट हुई है, तो उस फाइट में बॉडी एनर्जी तो लूज कर रही है, मगर बॉडी ने अपनी एक्टिविटी पूरी मेंटेन की हुई है। ये इसका की फीचर है। रेड फेस, राइट, फेस बिल्कुल रेड, जिसे हम फॉल्स प्लोथोरा पढ़ेंगे, आगे जाके आएगा फॉल्स प्लोथोरा। वो रेडनेस क्यों है? ड्यू टू कंजेस्टिव स्टेज, कंजेशन के कारण, क्योंकि बॉडी फाइट कर रही है वहां पर, इन्फ्लेमेशन को प्रोसीड करके जो भी इंफेक्शन है उसको फाइट करने की कोशिश कर रही है, वहां पर ब्लड का सोर्स बढ़ रहा है वहां पर। सो फेस कैसे लुक दिखेगा? फेस लुक मोर एक्टिव देन द पेशेंट फील्स। पेशेंट वीकनेस फील कर रहा है पर फेस उसका लाल है बिल्कुल, आपको देखने में लगेगा ही नहीं इसको प्रॉब्लम। तो ये जो स्टेज है, इसी को बोरिक देखो क्या लिखता है, अर्ली फेब्राइल स्टेज, सॉफ्ट ग्लोइंग पल्स। अर्ली फेब्राइल स्टेज, वहां पर पेशेंट थोड़ी सी वीकनेस की बात करेगा, पर जो एक्टिविटी होएगी वो अभी फॉल्टर नहीं की है, बॉडी ने अभी हार नहीं मानी, अभी कंडीशन बड़ी नहीं है। तो यहां पर आपको कभी पस नहीं मिलेगी कि पस फॉर्मेशन होगी, आपको हल्का सा उडीमा मिलेगा, अर्ली स्टेज ऑफ उडीमा, पर ये नहीं है कि बहुत ज्यादा उडीमा हो गया, पस हो गई, बहुत ज्यादा फ्लैगम आ रही है, बहुत एक्सक्रीशंस हो रही हैं, राइट, स्पूटम बहुत ज्यादा आ रहा है, ये स्टेज नहीं मिलेगी आपको, राइट। ये अर्ली है, अभी सिर्फ इंफ्लेमेटरी बॉडी की फाइट स्टार्ट हुई। आर यू गेटिंग इट? सो यस ये सर। एक तरह, तो ये एक तरह का फर्स्ट विस्पर है। इट व्हेन ब्लड रशेज इन, जब ब्लड रश कर रहा है। इंडोरेंस इज वीक, जो बॉडी की इंडोरेंस है वो वीक हो रही है, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है जितनी चाहिए, मतलब जितनी लड़ाई के लिए ताकत चाहिए वो पूरी दे नहीं पा रही है। टिश्यू आर अलाइव बट स्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फेरमफॉस के लिए। टिश्यू अलाइव है, अभी जिंदा है, डैमेज नहीं हुए, राइट। फॉर एग्जाम्पल हिपर सल्फ पढ़ोगे आप, कल्केरिया सल्फ पढ़ोगे आप, साइलिशिया पढ़ोगे, वहां पर डैमेज है, यहाँ पर कोई डैमेज नहीं, टिश्यू का अभी कोई डैमेज नहीं हुआ, तो इसीलिए फेरमफॉस वहां आएगी जहां पर अभी डैमेज स्टार्ट नहीं हुआ, अभी फर्स्ट फेज है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इट इज द प्राइमरी रेमेडी, फर्स्ट रिस्पॉन्डर। सो इसलिए फेरमफॉस इज नोन एज द फर्स्ट रिस्पॉन्स रेमेडी, फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह काम करेगी। सो कोर फिजियोलॉजी क्या है? देखो, अक्रॉस ऑल द ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी में, सभी में क्या होएगा? सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। सो जब बोरिक में आप एक एक करके ऑर्गन पढ़ोगे, आईज, ईयर्स, फेस, नोज, सारा कुछ पढ़ोगे आप, तो आपको ये कॉमन चीजें मिलेंगी उसमें, कि सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, रिएक्शन क्विक हो जाएगा।
कंट्रोल वीक हो जाएगा, एंड्योरेंस पुअर हो जाएगी, डैमेज नॉट येट एस्टेब्लिश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डैमेज नहीं हुआ है, इन्फ्लामेटरी स्टेट स्टार्ट हो गई है, बॉडी वीक हो गई है, रिएक्शन क्विक हो गया है, बॉडी उसको पूरी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। सो अर्ली इन्फ्लामेशन विद एक्टिव सर्कुलेशन, राइट, अर्ली इन्फ्लामेशन, अर्ली स्टेज with active circulation and weak endurance। क्या मतलब होता है इसका वीक एंड्योरेंस का? सहन करने की ताकत सर कम हो। सहन करने की ताकत, जो इंड्योर करने की ताकत है वो रिड्यूस हो जाएगी उसको, राइट। तो देखो बोरिक क्या कहता है इसमें, बोरिक मटीरिया मेडिका देखो क्या कहता है। जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही, बढ़िया लगी मेरे को, कि पहले पैराग्राफ में, ऐसे ही एलन के भी पैराग्राफ में। और एक चीज याद रखना, जब आप एलन पढ़ना शुरू करोगे तो एलन में नॉर्मली हमारे पास अभी कौन सी बुक्स हैं जो एलन की न्यू बुक्स हैं, वही है ना? हाँ जी सर। पर कोशिश करो एलन की जो ओल्ड बुक्स हैं जिसमें ऑर्गन वाइज नहीं दिया हुआ, वो आपके पास होनी चाहिए वो बुक। क्यों होनी चाहिए? एनीवन? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स पहले लिखते हैं ऑथर। एलन ऑर्गन वाइज नहीं लिखी गई है बोरिक की तरह। देखो बोरिक ने भी क्या लिखा, ऑर्गन वाइज लिखने से पहले एक पैराग्राफ दिया जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें पहले। ऐसे जब क्लार्क में पढ़ोगे तो पहले पैराग्राफ में क्लार्क ने सारी फिजियोलॉजी लिखी होगी, कि पैथोजेनेसिस लिखी होगी, ये चीज कैसे डेवलप होती है। सो एलन कीनोट बेसिकली, एलन ने जब कीनोट लिखे, एलन एनसाइक्लोपीडिया बहुत बड़ा है, जब एलन ने कीनोट लिखे अपने लिए, सपोज उसने कीनोट लिखे कि हर दवा की मेन चीजें क्या है, तो जब वो राइटिंग में आएंगी तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पहले आएगा, फिर उसके बाद का इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद करते करते एंड तक जाएगा। मगर न्यू बुक्स में क्या गया, रीऑर्गेनाइज कर दिया सारा कुछ अकॉर्डिंग टू हमारी उसके लिए, कंफर्ट के लिए, कि ये पहले ये बाद में, ऑर्गन सिस्टम के हिसाब से वो सही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो ओल्ड एलन है उसको प्रिजर्व करके रखो अपने पास, उसकी एक कॉपी होनी चाहिए, सो दैट आपको पता हो कि जो पहले कुछ सिम्टम जो एलन ने लिखे हैं वो उस दवा के मेन सिम्टम्स। आर यू गेटिंग इट? अब यस देखो सर। बोरिक ने क्या लिखा है। बोरिक कहता है, इन ए अर्ली स्टेज ऑफ फेब्राइल कंडीशन इट स्टैंड मिड्सवे बिटवीन टेनिक एक्टिविटी ऑफ एक्टिनाइट एंड बेलेडोना and the asthenic sluggishness and torpidity of gilsemium। ये मेडिसिन आपने पढ़ ली है कि अभी पढ़नी है? पढ़ ली सर। पढ़ ली है ना? चलो मुझे बताओ इसका मतलब क्या क्या कहना चाहता है यहाँ पर। कहता है इन अर्ली स्टेजेस, हाँ बोल बच्चे, सॉरी सर। ये कह रहा है कि जब फीवर आने की कंडीशन होती है, मतलब फेब्राइल कंडीशन, मतलब जब फीवर स्टार्ट होने वाले सिम्टम्स होते हैं अर्ली स्टेज में, तो ये तो एकोनाइट और बेलाडोना के फीवर के बीच के सिम्टम्स शायद शो करता है, या वो वाली आता है। एंड इस वर्ड को छोड़ दे, कोई बात नहीं, ये वो ये है कि पैदा करने की, हाँ। स्लगिशनेस एंड टॉर्पिडिटी क्या होता है? एक ना हम पंजाबी में वर्ड यूज करते हैं, डोरपोर, जहां हम कहते हैं जैसे ना उठा ही ना जाए, शरीर इतना टूटे आपका किसी काम करने का मन ना करे, आपसे उठा ही ना जाए, क्या बोलते हैं हम इसको पंजाबी में? अब इसको यही आप इमेज लेके चलो कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, उसकी बॉडी इतनी पेन हो रही है और शरीर में ताकत ही नहीं है उठने की, वो जो स्टेज ऑफ ए पर्सन है उसको टॉर्पिडिटी बोलते हैं, टॉर्पिड स्टेज बोलते हैं। और जो फॉर एग्जांपल ये अगर माइंड में आ जाए तो उसको टॉर्पोर बोलते हैं, TORPOR, टॉर्पोर, कि कुछ करने का मन ही नहीं है, कुछ बात करने का मन नहीं है, उठने का मन नहीं है, कहीं जाने का मन नहीं है, काम पे जाने का मन नहीं है, खाने खाने का मन नहीं है, किसी चीज को कुछ करने का मन नहीं है। तो वो क्या कह रहा है, इन अर्ली स्टेजेस ऑफ फेब्राइल कंडीशन, सो पहला वर्ड वो देखो क्या यूज कर रहा है, अर्ली स्टेजेस।
वो नहीं बात कर रहा कि कॉम्प्लिकेट हो गई है कंडीशन और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गई है, हाथ से केस निकल गया, अब इसको ज्यादा उसकी जरूरत है, वो बात नहीं कर रहा। वो कौन सी बात कर रहा है? अर्ली स्टेज। तो आपके माइंड में रहनी चाहिए ये बात, अर्ली स्टेज ऑफ द फेब्राइल कंडीशन इट स्टैंड्स। जैसे हम एकोनाइट नहीं पढ़ते, तो एकोनाइट में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर पर्सपिरेशन आ जाए तो एकोनाइट की स्टेज ओवर हो जाती है। हम पढ़ते हैं ना एकोनाइट में, अगर एकोनाइट के पेशेंट को पसीना आ रहा हो तो इसका मतलब एकोनाइट की जो फेज थी वो निकल गई हुई है, वो स्टेज आगे चली गई। अब इसको अंडरस्टैंड कर पाते हो स्टेजेस को? बोलो बोलो। सर स्टेजेस ऑफ फीवर पढ़ा तो है पर ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर अगर हम पाए। बिल्कुल उस फीवर में ना जाएं, बिल्कुल सिंपल जाएं, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गई है तो पहले क्या होगी, लाली लाली होती है स्लोली स्लोली। जब अगर वो बॉडी उसको मैनेज नहीं कर पाती, जहां बाहर से कंट्रोल नहीं करते, फिर थोड़ा सा उसमें कलर चेंज आएगा, फिर हल्की सी येलोनेस आनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो हमें दिखता है कि ये पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। उसकी फिर अगर वो बॉडी नहीं कर पाई या हम नहीं कर पाए तो वो प्रॉपर पस बन जाएगी, फिर वो ड्रेन हो जाएगी। ऐसे वो सारी स्टेज चलती है, राइट। तो कब हिपरसल्फ है, कब साइलिशिया आएगी, वो स्टेज के हिसाब से। तो ये इसकी स्टेज क्या है? सबसे अर्ली स्टेज, ये आपने याद रखनी है। सबसे पहली स्टेज जब अभी सिर्फ रेडनेस लाली आई है वहां पर, राइट। तो इसीलिए वो क्या कह रहा है, देखो, द अर्ली स्टेज ऑफ द फेब्राइल कंडीशन इट स्टैंड्स मिड वे बिटवीन एक्टिविटी ऑफ एकोनाइट एंड बेलोडोना। अब ये नहीं कहना चाह रहा बिटवीन एकोनाइट ऑफ बेलोडोना, राइट, क्योंकि एकोनाइट भी और बेलोडोना भी दोनों में एक सिम्टम है। ये पढ़ ली हुई है आपने, एकोनाइट एंड बेलोडोना। हाँ जी सर। Yes, sir. इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? एकोनाइट में सडननेस, सडननेस, उसकी पेस। और बेलोडोना? बेलाडोना में कैरोटिड सूत्र। बेलोडोना में भी हम पढ़ते हैं ना सडननेस, पेन एक्सट्रीम सडन, यस सर। सडन कमिंग सडन गोइंग। बेलोडोना में यही पढ़ते हैं ना, ठस 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 एकदम से इतनी ज्यादा पेन हो रही है। पेशेंट कैसा है बेलोडोना का? वायलेंट, है ना। एंजल व्हेन नॉर्मल, व्हेन हेल्दी, एंड डेविल व्हेन सिक। ये पढ़ते हैं ना हम कि वो बिल्कुल एंजल वाला है, पर जब पेन होती पागल हो जाएगा वो, राइट। वॉयलेंस और एकोनेट की भी वॉयलेंस, कि अभी बाहर से होके आया है, साथ में फीवर हो गया, और फीवर ये नहीं 99 होएगा, फीवर जाके 103 104 हो गया। सडननेस और स्ट्रॉन्ग सडननेस। तो वो क्या कहना चाह रहा है, देखो यहां पर वो कहता है मिड वे बिटवीन। यहां पर वो बिटवीन एकोनाइट एंड बेलोडोना नहीं कह रहा है, वो कहना चाहता है एकोनाइट एंड बेलोडोना, क्योंकि उस दोनों की फेज बहुत स्ट्रांग है। और दूसरी फेज क्या है? स्लोनेस वाली। जैसे फॉर एग्जांपल टाइफाइड फीवर्स होते हैं, स्लो, वीक, राइट। इसीलिए जो रेमेडीज वहां इंडिकेटेड होती है, जलसीमियम, ब्रायोनिया। बुखार चढ़ रहा है, बुखार फॉर एग्जांपल क्रॉस ही नहीं कर रहा 99, वहीं रुका हुआ है 9900 9900, बुखार तेज हो ही नहीं रहा, उठा नहीं जा रहा, वीकनेस लग रही है, बिल्कुल लग रही है कि उठा नहीं जा रहा, आवाज से भी तंग हो रहे हैं, कमजोरी लग रही है, पर बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है जैसे सडननेस की तरह एकोनाइट और बेलोडोना में। तो ये कहना चाहता है कि ये दोनों एक्सट्रीम के बीच की दवा है, जहां पर ना ही फायर है एकोनाइट और बेलोडोना की तरह, और ना ही स्लोनेस है जलसीमियम और ब्रायोनिया की तरह। सो फेरम फॉस बीच में फॉल करेगी। सो कभी भी आपको जब कोई रेडनेस दिखेगी किसी, फॉर एग्जांपल आपने थ्रोट देखा, थ्रोट की इन्फेक्शन है, पेशेंट को पेन हो रहा है, आपने थ्रोट देखा, तो आप देखोगे यार रेडनेस तो है, पर वैसी पेन नहीं है जैसी बेलेडोना में होनी चाहिए। और ब्राइटा की तरह, ब्राइटा काप की तरह बिल्कुल कंडीशन वैसी भी नहीं है कि इन्फ्लामेशन ही नहीं कैरी कर रहा। तो इसका मतलब ये बीच की दवा है, तो वहां पर ये फेरम फॉस की इंडिकेशन आती है। देखो इसकी फिजियोलॉजी में क्या, व्हेन द फीवर स्टार्ट द बॉडी कैन रिएक्ट इन 3 वेज। एकोनाइट बेलोडोना में कैसे करेगी? वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, सडन वॉयलेंट हीट, बाउंडिंग पल्स विद एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस, बहुत ज्यादा। इसका मतलब है कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय जर्नल वीकनेस, फिजिकल एंड मेंटल फटीग रिजल्टिंग फ्रॉम लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इन द बॉडी। ये मैं आपको दे दूंगा, इसको टेंशन ना लो इस वर्ड की। जलसीमियम का रिएक्शन क्या है? वीक रिएक्शन, स्लगिश रिस्पॉन्स, डलनेस, लैक ऑफ हीट एंड फोर्स। सो बॉडी रिएक्ट टू वीकली। वहां रिएक्ट कर रही है फास्ट, यहां कर रही है वीक। वो कहता है इसका मिडवे है। वो कहता है फेरम फॉस रिएक्शन हैज स्टार्टेड, सर्कुलेशन इज एक्टेड, बट स्ट्रेंथ इज लिमिटेड।
सो बॉडी ट्राइज बट डज नॉट एक्सप्लोड और कोलैप्स। ना ही तो वो बेलेडोना की तरह एक्सप्लोड कर रही है, ना ही जलसीमियम की तरह कोलैप्स कर रही है। सो फेरम फॉस इज द बॉडी ऑनेस्ट एफर्ट, नाइदर एक्सेसिव नॉट एग्जॉस्टेड। तो आप कह सकते हो फेरम फॉस वाली स्टेट कैसी है, जो बॉडी कोशिश कर रही है टू ओवरकम दैट कंडीशन, नॉट इन ए वायलेंट वे लाइक ए बेलेडोना और एकोनाइट, नॉट इन ए स्लो वे लाइक ए जलसीमियम ऑफ और ब्राइनिया, राइट। इसको ऐसे आप देखोगे। क्लियर है ये बिल्कुल? बच्चों किसी को डाउट तो नहीं, कोई चीज ना नो समझ सर। आई हो? नहीं क्लियर है? सर, यस सर। देखो लाइन, सेकंड लाइन क्या लिखता है, कहते द टिपिकल फेरम फॉस सब्जेक्ट इज टू फुल ब्लडेड एंड रोबोस्ट but nervous, sensitive, anemic, with the false plethora and easily flushing of the pharynx। क्या मतलब है इसका? Anyone want to explain? सर ये कह रहे हैं कि जो फेरम फोर्स है वो फुल ब्लडेड एंड रोबस्ट, मतलब पूरा का पूरा ही लाल और एकदम वाइट सा नहीं है। हम्म, नर्वस और सेंसिटिव होने की वजह से जो मतलब रश ऑफ रेड ब्लड सेल्स की होने की वजह से वो प्लेथोरिक कंडीशन दिखाता है उस चीज पे, जैसा कि आपने कहा कि एक्सट्रीम से पहले की मतलब एकदम हाँ, अर्ली स्टेज की राइट राइट। मेडिसिन वो बन। चलो इसको हम थोड़ा सा फाइन ट्यून करते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। थोड़ा सा फाइन ट्यून करते हैं कि ये जो उसका प्लेथोरा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर उसने वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, वहां पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई है, वेसल्स ओपन हो गई हैं, ब्लड फ्लो की है, इसलिए वो रेडनेस है। वो रेडनेस ताकत वाली नहीं है, ये नहीं है कि उसमें खून बहुत है इसलिए उसका फेस लाल है, ये नहीं है, क्योंकि बॉडी वहां पर क्राइसिस में और वहां ब्लड लेके जा रही है इसलिए रेडनेस दिख रही है। इसलिए वर्ड क्या यूज किया गया, फॉल्स प्लेथोरा। वो प्लेथोरिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्राइट रेड दिखते हैं आपको, ऐसे नहीं है वो फॉल्स प्लेथोरा दे रही है, राइट। तो आपको देखने में थोड़ी देर के लिए लगेगा पर वो बाद में पेल हो जाएंगे उस कंडीशन में। तो क्या कहना चाहता है, द टिपिकल फेरम फॉर सब्जेक्ट इज नॉट फुल ब्लडेड एंड रोबोस्ट। फुल ब्लडेड और रोबोस्ट नहीं है, जो देखने में लग रहे हैं लाली, उनमें जो देखने में लग रही है कि इनकी बॉडी बहुत तगड़ी है, ऐसा नहीं है, राइट। बट दे आर नर्वस एंड सेंसिटिव एंड एनीमिक। वो नर्वस हैं, सेंसिटिव हैं, एनीमिक है, विद फॉल्स प्लेथोरा एंड इजी फ्लशिंग। सो जो वो रेडनेस और रोबस्ट नजर आ रहा है वो ड्यू टू द इन्फ्लामेटरी स्टेट है। तो इसको लेके चलो, दिस इज लाइक ए फॉल्स स्ट्रेंथ, ये ओरिजिनल नहीं है। So it looks flushed means it appears strong but actually anemic and lacks stamina. Body respond नहीं कर पा रही। Nervous and sensitive, so reacts quickly. False plethora means blood come to the surface easily, but total strength is low. So ferrum phos looks strong on the outside, but tires easily from inside. So ferrum phos का पेशेंट क्या होएगा, देखने में आपको लाल लगेगा, मगर वो थोड़ी सी भी एग्जर्शन के बाद थक जाएगा क्योंकि उसकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। सो प्रोस्टेशन मार्क्ड है, फेस इज मोर एक्टिव देन जिलसीमियम। जिलसीमियम देखने में आपको बीमार लगेगा, ये देखने में बीमार नहीं लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। जिलसीमियम वाला पेशेंट देखने में ही आपको बीमार लगेगा और आपको लगेगा ये बच्चा ठीक है, ये बच्चा प्रॉपर है, जब आपके पास आएगा ठीक है, मगर वो ठीक नहीं है, वो वीक है, वो थोड़ी देर में सिम्टम देने शुरू कर देगा। और अगर आपने वो रेडनेस, वो इन्फ्लामेटरी फेज, वो फॉल्स प्लेथोरा, वो सब कुछ पिक कर लिया वो चीज, तो आपको उसको पहले ठीक कर सकते हो। सो पेशेंट फील टायर्ड एंड वीक प्रोस्टेशन बट फेस इज स्टिल फ्लश्ड एंड एक्टिव। तो देखने में वो अच्छा है, अनलाइक जलसीमियम वेयर फेस लुक डल, हैवी एंड ड्रूपिंग। वो शक्ल से ये ऐसे है बिल्कुल, आपको लगेगा कि बीमारी है। होता नहीं कई बार फेस से ही लगता है यार बीमार है, क्यों है, हम बोलते हैं ना कई बार कि यार बीमार है, वो फेस से दिखेगा वो। सो हेयर इन केस ऑफ एरमपॉस, बॉडी वीक, फेस एक्टिव। वाई, बिकॉज सर्कुलेशन इज स्टिल वर्किंग। सर्कुलेशन अच्छा कर रही है, एनर्जी रिजर्व उसके लो है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसको याद रखना है आपने। फेरमफॉस रेडनेस इज ब्राइट, फ्रेश एंड आर्टीरियल। जलसीमियम में अगर रेडनेस दिखेगा वो डस्की होएगी, ब्लूइश होएगी और वीनस होएगी।
डस्ट की क्यों हो रही है? क्योंकि ऑक्सीजन डिलीवरी बहुत पुअर हो जाएगी जुलसीमियम में, सर्कुलेशन फॉल करेगी। जो फेरम फॉस में ऐसा नहीं है, फेरम फॉस में वो एक्टिव है, सर्कुलेशन बहुत ज्यादा, इसलिए वो आपको लाल दिखेगा, वो आपको रेड दिखेगा, right? Because in ferrum phos, oxygen still reaching the tissue. Control is weak, but life is present. Bright red means the circulation is alive. इसलिए फेरम फॉस अर्ली स्टेज में, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये अर्ली स्टेज में है, राइट? और उसमें नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है? पल्स सॉफ्ट एंड फ्लोइंग। पल्स कैसी है? सॉफ्ट एंड फ्लोइंग। बोरिक ने ये लिखा है, मतलब देर इज नो एंशियस रेस्टलेसनेस, ऐसी एंग्जाइटी एकोनाइट में जैसी होती वैसी नहीं है। क्योंकि कभी भी देख लो, हम झूठ बोल सकते हैं, हमारी बॉडी झूठ नहीं बोलेगी। अगर सिचुएशन में कहीं डर लग गया आपको इंटरनली, कभी देखा आपने डॉग से किसको किसको डर लगता है? सर बस तुझे अकेले लगता है, बाकियों को भी लगता है? नहीं सर, मुझे तो बहुत लगता है। राइट? वो जो फियर होता है, तो हम डॉग के सामने बिहेव कैसे करते हैं? सर मुझे अगर डॉग दिखता है तो मुझे अंदर से बहुत डर लगने लगता है, तो मैं सडनली वहां से रश करती हूँ। राइट? अगर ये तो नहीं हो भी गया पीछे फाइट है एंड तो भी नहीं फ्लाइट। भागती। हाँ, ये रिस्पॉन्स हो गया फाइट एंड फ्लाइट। एक और रिस्पॉन्स होता है, एनीबडी कैन टेल मी क्या रिस्पॉन्स होता है? हम जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रह जाते हैं। राइट? और सर एक्सप्रेशन सर चेंजेस। हमारे अंदर डर होता है, और हम वहां से पेशेंटली मतलब कामली वहां से जाने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम कैसे अंदर से करते डर हैं कि नहीं होता करते? अंदर से डर होता है, पर वहां पर काम फेस ऊपर से ऐसे बनाएंगे, "अरे, कोई फर्क नहीं हो, तू की कर लेंगे साडा।" होता है कि नहीं होता? कि तू कौन है, ले तेरे तो नहीं डर दे आपा। अंदर से बॉडी हमारी ऐसे कट 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 हो रहा है कि साला मगर ना पड़ जाए, मगर ना पड़ जाए, ये काट ना ले। अंदर से डर। आप कभी भी देख लेना, डॉग आपको रिस्पॉन्ड कर देगा उससे, अगर आप अंदर से डर रहे हो, क्योंकि डॉग आपकी फिजियोलॉजी नहीं देखता, वो केमिस्ट्री देखता है। क्योंकि उसका जो ऑर्गन सेंटर है वो स्मेल है। तो जैसे ही आप में डर आएगा, आपकी बॉडी कॉर्टिसोल सिक्रीट करेगी। कॉर्टिसोल की फ्रेग्रेंस डॉग को पता है कि ये डर वाली फ्रेग्रेंस है, ये कॉर्टिसोल वाली है, तो ये बंदा डर क्यों रहा है। तो इसलिए वो जो बंदे डरते हैं उनके पीछे ये डॉग ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि वो उनको एज ए थ्रेट देखते हैं कि ये डर क्यों रहा है, ही इज हाइडिंग समथिंग, राइट? इसीलिए जो डॉग स्क्वाड्स होते हैं स्पेशली ट्रेंड होते हैं, हर ब्रीड की अपनी एक क्वालिटी उसके हिसाब से ट्रेन होते हैं। तो हम ऊपर से तो बॉडी से झूठ बोल सकते हैं, पर हमारी फिजियोलॉजी नहीं झूठ बोल सकती। बॉडी, इसीलिए वो लाई डिटेक्टर टेस्ट वगैरह सब इसी के लिए होते हैं, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी पल्स है, जो हमारी पेल्पिटेशन है, जो मेरी हार्ट बीट है, हमारी ब्रीदिंग है, ये झूठ नहीं बोलती। सो अगर कोई बात हमें फील हो गई, अगर कोई बात किसी की, हम ऊपर से फेस बिल्कुल सीधा बना सकते हैं, पर अंदर से हमारी ब्रीदिंग शैलो हो जाएगी। हम अंदर से कुछ ना कुछ पेट में सिंक हो जाएगा, कहीं ना कुछ अंदर चेंज हो जाती है हमारी बॉडी में। तो वो कहना चाहता है यहाँ पर बोरिक। बोरिक कहता है द पल्स कैसी है? सॉफ्ट एंड फ्लोइंग। मतलब कोई ट्रेमर नहीं है अभी, कोई पैनिक नहीं है बॉडी में। वो ये कहना चाहता है पल्स इज सॉफ्ट एंड फ्लोइंग। पल्स ट्रेमुलस नहीं है, पल्स पल्स पल्सेटिंग नहीं है। पल्स कैसी है? सॉफ्ट एंड फ्लोइंग। तो क्यों कहना चाहता है? क्योंकि सॉफ्ट क्या है? विद नो टेंशन। फास्ट, फास्ट क्यों है? क्योंकि उसने सर्कुलेशन वहां देनी है। बाउंडिंग, फ्लोइंग एज सर्कुलेशन इज ओपन, क्योंकि उसने वहां ब्लड ज्यादा लेके जाना है, तो पल्स फुल होएगी, पर ट्रेमुलस नहीं है, एंग्जाइटी नहीं शो कर रही। इसलिए जो पेशेंट होएगा उसमें आपको पैनिक नहीं दिखेगा एकोनाइट बेलेडोना की तरह, आपको फियर ऑफ डेथ नहीं दिखेगा, आपको वायलेंट एंग्जाइटी नहीं दिखेगी। तो ये सारा कुछ मिसिंग होएगा। सो जो देखो, बोरिक ने सिर्फ एक लाइन लिखी है, पल्स सॉफ्ट एंड फ्लोइंग, और उसके पीछे एक पैथोलॉजिस्ट की आंख है। तो आपने जब इसको डिकोड करना है, तो आपको ऐसे डिकोड करना पड़ेगा कि यहाँ पर उसने क्या लिखना चाहता है, वहां पर क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वेन एवर देर इज एंग्जाइटी एंड वेन एवर देर इज अ पैनिक, पल्स वैसी नहीं रह सकती, राइट? देन उसके बाद देखो वो क्या लिखता है, ससेप्टिबिलिटी टू द चेस्ट ट्रबल्स, ब्रोंकाइटिस ऑफ यंग चिल्ड्रन। चेस्ट भी देखो क्यों इन्वॉल्व हो रही है? क्यों? क्योंकि लंग्स आर हाईली ऑक्सीजन डिपेंडेंट, वो मेन ऑर्गन है। सो एनी वीकनेस इन ऑक्सीजन हैंडलिंग शो फर्स्ट इन द लंग्स, सबसे पहले वो लंग्स में आती है। और क्यों चिल्ड्रन? क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कम है, बच्चों की। रेक वेरी क्विकली एंड डेवलप कंजेशन इजिली। ऐसा होता है कि नहीं बच्चों में? सोच के देखो, बच्चों को गर्मी बहुत लगती है, चद्दर नहीं लेते बच्चे ना, हाँ जी।
और बच्चों के सिर पे हाथ लगाओ तो वो मदर्स आके कहेंगे कि वो इसको बुखार है, क्योंकि सिर में से हीट निकल रही होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर। हाँ जी। तो क्या उनको फीवर होता है? नो सर, फिर क्या है वो? फिर क्योंकि गर्म क्यों है वो? क्योंकि सर जैसा कि आपने कहा कि ऑक्सीजन की वो कम होती है, तो रश वही फॉल्स ब्लड नहीं, कंडीशन। नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी। बच्चे के सिर पे हाथ रखोगे ना, गर्म मिलेगा आपको। चद्दर भी नहीं लेते बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अब चद्दर देने की कोशिश करते हुए चद्दर लेते नहीं, वो उतार देंगे वो। छोटा पैकेट बड़ा दिमाग का, मेटाबॉलिज्म तेज चल रहा है उनका। एक तो ये। दूसरा, अभी उनका जो थर्मो रेगुलेटर सिस्टम है वो डेवलप नहीं हुआ वो। अभी ब्रेन में वो पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ। तो इसलिए उनकी बॉडी जो हीट की रेगुलेट करने का सिस्टम है वो रेगुलेट नहीं कर पा रही है वहां पर। राइट? तो हमें सिर्फ ये नहीं कि हमने ऐसे लगाया तो और बच्चे को बोल दिया यार इसको तो बुखार है। नो, मदर्स आएंगी हमारे पास, हमें पता होना चाहिए। सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोलॉजी। अब छोटे बच्चे को जब पेट खराब होता है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बच्चों को आती है, छोटों को। डिहाइड्रेशन भी जल्दी उनको होती है क्योंकि उनकी बॉडी में रिजर्व नहीं है। और इन्फेक्शन भी उनको ज्यादा होती है क्योंकि उनके डिफेंस डेवलप नहीं है अभी। अभी उनको एक्सपोजर नहीं मिले, बॉडी में इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए फेरमफॉस की बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन वहां पर बच्चे भी आते हैं। और लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो इसलिए उन्होंने बोला है ससेप्टिबिलिटी ऑफ द चेस्ट ट्रबल्स, ब्रोंकाइटिस ऑफ द यंग चिल्ड्रन। इसलिए बोला क्योंकि वहां पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर की प्रॉब्लम आ रही है वहां पर उन बच्चों में। और स्पेशली कौन से बच्चे? जो अनिमिक है, जो वीक है। सो फेरमफॉस वहां फिट कर लेगी अर्ली ब्रोंकाइटिस। इट इज नॉट लेट ब्रोंकाइटिस की निमोनिया हो गया, वहां नहीं काम कर रही। अर्ली ब्रोंकाइटिस, ये वर्ड ध्यान रखने वाले हैं। जब वो कभी भी लिखता है ना बोरिक, तो उसको, अगर बोरिक लिख रहा है तो उसको जरूर देखो कि ये क्या कहने की शुरू कर रहा है। अर्ली ब्रोंकाइटिस, फर्स्ट स्टेज ऑफ द चेस्ट इंफेक्शन। रेडनेस, हीट, कफ विदाउट मच सिक्रीशन। सिक्रीशन अभी यहां पर आई नहीं है क्योंकि अभी ब्लड आना शुरू हुआ है, कलेक्शन स्टार्ट हुआ है। जब इससे मैनेज नहीं होएगा तो सिक्रीशन इकट्ठी हो जाएंगी। नेक्स्ट लाइन देखो क्या लिखी है। इन एक्यूट एक्सेजरेशन ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस ए फाइन पेलिएटिव ऑफ वंडरफुल पावर। अब ये तो लिख दिया बोरिक ने, इसका क्या मतलब है देखो। कहता है इन क्यूट एग्जेज, ये क्या होता है एग्जेजरेशन? यार एक बारी मैं बात सुनो बच्चों। ऐसे अक्षर मैं पहली बार में बोल गया तो बोल गया, दूसरी बार में मेरे से बोले नहीं जाती। मुश्किल मेरी ना, इंग्लिश ऐसी है। इसका क्या मतलब है? एग्जेब, अब नहीं बोला जाएगा। सिम्टम्स इनहैंस हो गए, मतलब बढ़ गए। हाँ हाँ, बढ़ गए। मतलब ट्यूबरकुलोसिस है उसको, मगर अब क्या हो गया, एक और प्रॉब्लम साथ में आ गई। सपोज ट्यूबरकुलोसिस में ही एक सिम्टम आ गया कि अब ब्रोंकाइटिस या निमोनिया के सिम्टम आ गए। ट्यूबरकुलोसिस बैकग्राउंड में चल रही है। तो कहते हैं acute exaggeration of the tuberculosis a fine palliative of wonderful power। क्या वो कह रहा है क्यूरेटिव, क्यूरेटिव की बात कर रहा है? नो सर। वो क्या कह रहा है? पैलिएटिव। इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे ये ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने में हेल्प करेगी। तो ये कहां काम करेगी? अर्ली फेजेस में। फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस चल रही है, एक्यूट इन्फेक्शन हो गई वहां पर। So this does not mean Ferrum-Foss cure tuberculosis. During the flare-ups, इसको flare-ups भी बोल सकते हो आप। During the flare-ups, when the fever and congestion increase, when tissue is still reacting, वहां पर Ferrum-Foss का काम आ जाएगा। So Ferrum-Foss can reduce inflammatory stress, it can support circulation, improve comfort and breathing। इसीलिए उन्होंने बोला it is a fine palliative of the wonderful power। ये हम वहां पर यूज कर सकते हैं। देखो ये उसके बाद जब बोरिक लिखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बस हम बंद करेंगे एक दो सिम्टम के बाद। कहता है correspond to oxygenized constitution of the inflammatory febrile emaciating wasting consumption। क्या मतलब है इसका? बताओ कोई। बोलो बोलो, टेल टेल। क्या करें क्या करें क्या करें?
कोई इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। बताओ क्या क्या कहना चाहते हैं? पढ़ी नहीं हुई आपने ये दवाई? सर ऑक्सीजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है बॉडी में। हम्म। और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़े हैं? हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन। हाइड्रो मीन्स सुना था एक हाइड्रो मीन्स वाटर। वाटर। हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिनमें वाटर ज्यादा है। जिनमें वाटर ज्यादा होएगा तो उनमें प्रॉब्लम क्या आएगी? वाटर एडिमा। रिटेंशन। वाटर रिटेंशन। तो अगर पहले ही मेरे में वाटर है और बाहर अगर मुझे वाटर मिल गया तो मेरी प्रॉब्लम बढ़ेगी कि कम होएगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। इसलिए अगर मैंने खीरा खा लिया तो मुझे प्रॉब्लम आएगी, उसमें वाटर ज्यादा। मैंने मेलन खा लिया, उसमें पानी ज्यादा। फिश खा ली, वो वाटर से आ रही है। प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं मुझे एग्रावेट करेंगे। ह्यूमिडिटी मुझे एग्रावेट करेगी। दीवारों में नमी है, मुझे एग्रावेट करेगी। जैसे कॉलेज में देखा था पहले, ऊपर कैसे था पानी इकट्ठा होने के बाद, वो जो इन्वायरमेंट है वो एग्रावेट करेगा। वो हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही ऑक्सीजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन देखो क्या कहता है। ऑक्सीजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन नीड एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, सफर क्विकली व्हेन ऑक्सीजन डिलीवरी इज डिस्टर्ब्ड। ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसकी एग्जाम्पल क्यों दी है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सभी बच्चे कॉलेज में जा रहे हो, मगर जो जो बच्चे हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन के होंगे उनको उस पानी से, उस फंगस से, उस प्रॉब्लम से प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन हाइड्रोजनाइड है। सपोज पानी के सोर्स के साथ रहते हैं, 10 बंदे रह रहे हैं, उसमें 2 ऐसे हैं जिनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बाकी को नहीं आती। वो इसलिए आ रही है क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन हाइड्रोजनाइड है। ऐसे ही ऑक्सीजनाइड। सो फॉर एग्जाम्पल 3 बंदे हैं, तीनों को इन्फेक्शन हुई है, पर एक बंदा उसमें ऑक्सीजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसको प्रॉब्लम ज्यादा आने वाली है, क्योंकि वो इफेक्ट किससे होएगा? ऑक्सीजन सप्लाई के डिमिनिश होने से। सो ऑक्सीजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? Those need efficient oxygen supply, suffer quickly when oxygen delivery is disturbed. So it shows fever, weight loss, wasting, and repeated inflammation. तो फेरम फॉस इसको बिलोंग करती है। देखो सिम्टम फिर वही है जो हम पढ़ रहे हैं, वेट लॉस, वेस्टिंग, रिपीटेड इन्फ्लामेशन, राइट। और जब हम फेरम फॉस देंगे तो हम क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं उसके साथ, फेरम फॉस के साथ? एनीवन? वी विल सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू देम, राइट। तो वो बेटर हो जाएंगे। इसलिए उसने लिखा है कॉरस्पॉन्ड टू। किसको कॉरस्पॉन्ड करते हैं? ये ऑथर है जो नाम लिखा हुआ है, इसने ये बुक लिखी है, इसने ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन किए, राइट। हाइड्रोजनाइड, ऑक्सीजनाइड, सारे ये कॉन्स्टिट्यूशन 4-5 हैं, ये आप देखना एक बार। वो कहता है इट कॉरस्पॉन्ड टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इसका भी वही एक्शन है जो ऑक्सीजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन का है। दैट इज, अगर ऑक्सीजन कम हो गई तो उनको प्रॉब्लम आएगी। ऐसे ही फेरम फॉस के पेशेंट को भी अगर ऑक्सीजन कम पड़ गई तो प्रॉब्लम आएगी। ऑक्सीजन क्यों कम पड़ेगी? क्योंकि आयरन कम है, तो वहां पर फेरम का रोल आ जाएगा, राइट। सो फेरम फॉस्फेट्स बिकॉज आयरन मींस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट and disturbance in that lead to inflammatory reaction. So when oxygen handling fails, inflammation and wasting follows. Clear है? Clear है बच्चे? यस सर। So हाँ we जी। can say safely, अगर इसको पूरा हम समराइज करने की कोशिश करें तो ये क्या कहना चाहता है इन सिंपल लैंग्वेज? कहता है फेरम फॉस बिलोंग टू द अर्ली स्टेज ऑफ द फीवर वेयर द बॉडी हैज बिगिन टू रिएक्ट बट डज नॉट हैव ग्रेट स्ट्रेंथ। रिएक्शन तो शुरू कर ली है पर उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है। द पेशेंट इज सेंसिटिव, इजीली फ्लश्ड। क्यों? क्योंकि खून भाग रहा है उसके तरफ, मगर कम है, एनीमिक, विद द फेस दैट लुक एक्टिव बट बॉडी दैट टायर्स क्विकली। फेस एक्टिव लगेगा, बॉडी जल्दी थक जाएगी। पल्स सॉफ्ट एंड फ्लोइंग है, विदाउट वॉयलेंट एक्साइटमेंट ऑफ एकोनाइट।
और डल कोलैप्स ऑफ जलसीमियम। ये दोनों चीजें नहीं है। सर्कुलेशन इज एक्टिव, ऑक्सीजन स्टिल रीचेस द टिश्यू, इन्फ्लेमेशन इज प्रेजेंट बट रिवर्सिबल। So this make Ferrum Falls the remedy of the body's first honest effort. Clear है? यस सर। हाँ जी सर। चलो इसको 2-3 और रहेगी, इसको खत्म करके फिर हम एक ऑर्गन सिस्टम पर आएंगे, वो कल नेक्स्ट क्लास से आएंगे। देखो ये बोरिक अंकल क्या कह रहे हैं उसके बाद, ये पहला पैराग्राफ ही कर रहे हैं हम अभी ना। आपने पढ़ना है ऐसे है, कोई भी रेमेडी पढ़ो उसको इस तरीके से पढ़ना है। तो कहते हैं द रेमेडी फॉर द फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल फेब्राइल डिस्टर्बेंसेस एंड इन्फ्लेमेशन बिफोर एक्सुडेशन सेट्स इन। एक्सुडेशन सेट नहीं हुई, एक्सुडेशन कब सेट होती है? जब बॉडी फेल कर जाती है रिस्पॉन्ड को, तो वहां पर कलेक्शन ऑफ डिस्चार्जेस होएगी, पस फॉर्मेशन होएगी, सब कुछ होएगा। तो कह रहा है द रेमेडी फॉर द फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल फेब्राइल डिस्टर्बेंस एंड इन्फ्लेमेशन बिफोर एक्सुडेशन सेट इन। फिर कह रहा है स्पेशली फॉर ए कैटरल इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें कटार आता है, जिसमें डिस्चार्जेस आते हैं, तो वो डिस्चार्जेस फ्लैगम वाले नहीं है, अर्ली डिस्चार्जेस होंगे। फिर उसके बाद देखो क्या लिखता है, फेरम फॉस 3x इंक्रीजेस द हीमोग्लोबिन, फुल स्टॉप। बस आप सोचो अब क्या करना है, क्योंकि वो पैथोलॉजिस्ट है, उसे पता है, तो उसने उसके अंदाजे से लगाया कि अगर ये करेंगे तो फेरम फॉस क्या करेगी, हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करेगी। और उसके बाद लिखता है इन पेल एनीमिक सब्जेक्ट विद वायलेंट लोकल कंजेशन, ये लिखता है। फिर उसमें देख ले क्या लिखता है, हेमरेज ब्राइट फ्रॉम ऑल द ओरिफिसेस। अब इसके मतलब क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल फेब्राइल हमने डिस्कस किया, व्हेन फीवर और इन्फ्लेमेशन बिगेन द फर्स्ट थिंग बॉडी क्या होती है, ब्लड वेसल ओपन हो जाते हैं, इंक्रीज ब्लड फ्लो, ब्रिंग हीट एंड ऑक्सीजन टू द एरिया, राइट। सो दिस इज द रिएक्शन स्टेज, यहां पर डैमेज नहीं हुआ है अभी। सो फेरम फॉस एक्ट्स व्हेन इन्फ्लेमेशन हैज स्टार्टेड बट डैमेज हैज नॉट येट स्टार्टेड, वो स्टार्टेड नहीं है। बिफोर एक्सुडेशन सेटिंग, सो एक्सुडेशन मींस फ्लूइड लीक आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, mucus discharges and pus formation start. So before exudation means dry stage, redness and heat is present, बाकी सब dry है, no thick mucus yet, before secretions became heavy, ये नहीं secretion start नहीं हुई है, before secretion became heavy, वो इतनी ज्यादा नहीं है कि आपको लगे कि एंटम टार्ट की तरह चेस्ट फ्लैगम से भरी पड़ी, ऐसा नहीं है यहां पर। Especially for the catarrhal infection of the respiratory tract. The catarrhal means inflammation of the mucous membrane producing mucus, कटार इसको बोलते हैं। But it also has stages. Stages क्या होती है? Early stage means जब भी early stage, suppose आप बाहर निकलो थोड़ी सी, आपको ठंड लग जाए, ठंड के बाद सोच के देखो क्या होती है, तो आपको एक ड्राई सी इरिटेशन हो जाएगी, गले में थोड़ी टिकलिंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट, और गला लाल हो जाएगा और आंखें लाल हो जाएंगी, फेस रेड हो जाएगा और नाक से हल्का हल्का डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा, नोज में इचिंग आनी शुरू हो जाएगी। ये फर्स्ट स्टेज है। सो वो कह रहे हैं ड्राई इरिटेशन, रेड मिकोजा, टिंगलिंग कफ, चेस्ट में सोरनेस, तो यहां पर फेरम फॉस इंडिकेटेड होती है। सो फेरम फॉस यूजफुल व्हेन चेस्ट इज इरिटेटेड नॉट येट ब्लॉक्ड, ये आपने याद रखना है। तो क्यों कह रहा है फेरम फॉस 3x इंक्रीज करती हीमोग्लोबिन? क्योंकि बेसिकली आयरन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन के लिए भी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए। और हमें ये सोचना जरूरी है कि ये लो पोटेंसी है ट्राइचुरेशन, एक्ट मोर न्यूट्रिटिवली, ये डायनामिक नहीं है, तो ये न्यूट्रिटिव वे में काम करती है। सो इट सपोर्ट्स द ब्लड क्वालिटी, सो इंप्रूव्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो स्लोली स्लोली अगर हम ये देते हैं 3x तो हीमोग्लोबिन रेस कर जाता है, क्योंकि इसका एक्शन डायनामिक नहीं है। So this explain why Ferrum Phos helps in anemia, in weakness and recovery from the illness. अगर पेशेंट रिकवर कर रहा है इलनेस में, रिकवरी ठीक नहीं है, वहां भी काम करेगी, राइट। तो सपोज अगर पेशेंट रिकवर नहीं करता हॉस्पिटल में, तो क्या करते हैं सबसे पहले, उसके वाइटल्स को स्टेबल करते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, फ्लूइड्स रिप्लेस करते हैं, ये सब करते हैं सबसे पहले। पहले जाते एंटीबायोटिक्स नहीं दे देते या कोई मेडिसिन नहीं दे देते वो, तो ये उसका काम करेगी। So Ferrum Phos supports the oxygen delivery to the tissue. किनमें, इन पेल एनीमिक सब्जेक्ट विद वायलेट लोकल कंजेशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। किनमें करेगी? इन पेल एनीमिक सब्जेक्ट विद वायलेंट लोकल कंजेशन, ये उनमें करेगी। लास्ट पॉइंट इज हेमरेज, दैट इज ब्राइट
ब्राइट का मतलब क्या है? अगर हेमरेज ब्राइट है तो, अगर ब्लड ब्राइट है तो ऑक्सीजन ज्यादा है। ऑक्सीजन ज्यादा, और एक बहुत मेजर फर्क, एक जगह डार्क ब्लड है, एक जगह ब्राइट ब्लड है। बिल्कुल बेसिक पे सोचो, बिल्कुल बेसिक न्यू ब्लड है, सेल्स ऑक्सीजन के साथ ही रिलेटेड है बच्चे। न्यू ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। और है ऑक्सीजन के साथ ही है, बहुत बेसिक। प्योर इम्प्योरिटीज कम होती बिल्कुल प्योर एंड है। इम्प्योर। किसमें प्योर होता है, किसमें इम्प्योर होता है? आर्टरी ऑक्सीजनेटेड प्योर होता है। हाँ, आर्टरी में प्योर होता है कि वीनस में वीनस प्योर होता है? वीनस में आर्टरी प्योर होता है। वीनस में इम्प्योर होता है, आर्टरी में, इम्प्योर आर्टरी में, प्योर होता है। आर्टरी में प्योर होता है। इसीलिए अगर फॉर एग्जांपल किसी की आपने हेमरेज देखी है, तो वो वहां पर जो ब्लड है वो बहुत ब्राइट है, इसका मतलब आर्टीरियल हेमरेज है। अगर ब्लड ब्लड थोड़ा डार्क है, ब्लैकिश टोन में, इसका मतलब वीनस हेमरेज है। आर यू गेटिंग इट? आप सिंपल सिर्फ ब्लड की टाइप से भी देख सकते हो। तो जहां पर ये जो कह रहा है हेमरेज ब्राइट फ्रॉम एनी ऑरिफिस, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? वो आर्टीरियल हेमरेजेस की बात कर रहा है। आर यू गेटिंग इट? अंडरस्टैंड कर यस रहे हो सर। बच्चे? राइट। हाँ सो जी। यहां पर ब्राइट रेड का मतलब है आर्टीरियल और कैपिलरी ब्लीडिंग। कैपिलरी में हेमरेज हो रही है, ब्लड इज वेल ऑक्सीजनेटेड, वेसल्स आर ओवरफिल्ड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये हेमरेज वो नहीं हो रही है, क्यों? प्रेशर बढ़ा है पीछे से खून का, राइट। उसके कारण जो कैपिलरीज है वो ब्रेक हो गई। ये डिस्ट्रक्टिव नहीं है, राइट, ये फंक्शनल है। सो कह रहे सो इफ देयर इज ए नोज ब्लीड और लंग ब्लीड और गैस्ट्रिक ब्लीडिंग और यूट्राइन ब्लीडिंग, राइट, इट विल बी ब्राइट, सडन एंड अर्ली फेज, राइट। ब्राइट होंगी, सडन होंगी, विच शोज एक्टिव सर्कुलेशन विद वीक कंट्रोल। वो उसको मैनेज नहीं कर पा रही है क्योंकि बॉडी वीक है, तो वो ब्रेक हो गई। जो वेसल है वो ब्रेक हो गई है, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी का स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं है, जिसने उसको मेंटेन करना है वो प्रॉपर नहीं है। मगर वो जो ब्लड आ रहा है वो ब्राइट रेड आ रहा है, राइट। सो बॉटम लाइन इज मेनी डिजीजेस लुक डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स, अलग तरह से दिख सकती, मगर फेरम फॉस इज चूजन व्हेन द डिजीज हैज जस्ट बिगेन। ये आपने याद रखना है। जब स्टार्ट वाली फेज है, आपके पास कोई गले की प्रॉब्लम है जिसमें ना ही बेलोडेना जैसी रेडनेस है, ना ही ब्राइटाकार्प जैसी डलनेस है, बिल्कुल, तो बीच वाली स्टेज, हल्की सी रेडनेस, हल्का जा पेन, पेन की वो इंटेंसिटी ना होनी, इसका मतलब अर्ली फेज है, इन बिटवीन फॉल करता है। सो फेरम फॉस इज चूजन व्हेन द डिजीज हैज जस्ट बिगेन। और इसीलिए मैंने इसका नाम दे संबोधि रखा था कि इसका मतलब फिजियोलॉजी इसका सेंटर है। सो बायोकेमिक रेमेडीज पढ़ने के लिए आपने जो सेंटर में रखना है वो डायनेमिसिटी नहीं रखनी है, डायनेमिक एक्शन नहीं रखना है, आपने बॉडी की फिजियोलॉजी रखनी, तो आप उस रेमेडी को बेटर समझ पाओगे। आर यू गेटिंग इट? सो अब एक बार जाके बोरिक में उसको पढ़ना, पढ़ के आप एक बार देखना उसको, देन हम नेक्स्ट क्लास में एक एक ऑर्गन पिक करेंगे, तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो अब अभी हमने पढ़ा, क्या वैसा ही सब कुछ है उसमें कि कुछ अलग है। आर यू गेटिंग इट? यस हाँ जी। सर। चलो कोई क्वेश्चन है तो बताओ, अगर इसमें कोई ऐसी चीज आपको ना समझ आई हो तो मुझे बताओ। सर एक वो ट्यूबरक्लोसिस वाला पॉइंट नहीं समझ आया। हाँ, तो आप देखो ये क्या, हाँ क्या नहीं समझ आया बच्चे, एक बार बताइए कि मैं और बेटर उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सर आपने कहा ना कि अगर ट्यूबरक्लोसिस है किसी हम्म पेशेंट हम्म को तो हम्म वहाँ पे फेरम फॉस काम नहीं करेगी, पर हम्म, उससे पहले अगर उसको मतलब ब्रोंकाइटिस वगैरह अर्ली स्टेज में आए। हाँ, चल मैं इसको रीफॉर्म करता हूँ सेंटेंस को, मुझे मे बी इसको मैं, ट्यूबरक्लोसिस के साथ लिंक करके नहीं समझ आया। हाँ श्योर श्योर, मैं भी मैं इसको, मैंने वर्ड सही से चूज नहीं किए होंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, सपोज कोई पेशेंट है जिसको ट्यूबरकुलोसिस है, राइट, उसको डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस,
तो यहां पर जब बोरिक ट्यूबरकुलोसिस में लिखता है, वो ये नहीं लिखता है कि इट इज ए रेमेडी फॉर ट्यूबरकुलोसिस, फॉर एग्जांपल जैसे ट्यूबरकुलाइनम है, आयोडियम है, राइट, पल्सेटिला है, वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए स्पेसिफिक रेमेडीज है। वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है ये ट्यूबरकुलोसिस सब्जेक्ट के लिए, एक मिनट बच्चे, वो कहता है ये ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए नहीं है, पर ट्यूबरकुलोसिस की एक्यूट एग्जेजरेशंस, मतलब सपोज ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को फीवर आ गया, राइट, वो फीवर की स्टेज अर्ली है, पेशेंट वीक है, इन्फ्लेमेशन के साइन आपको नजर आ रहे हैं, तब उस कंडीशन में फेरम फॉस उसकी जो इन्फ्लेमेशन न्यू स्ट्रेस आया है उसको रिकवर करने में हेल्प करेगी, ट्यूबरकुलोसिस को कुछ नहीं करेगी, उसको ठीक नहीं करेगी। हाँ, जो अर्ली फॉर एग्जांपल उसको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम आ गई ट्यूबरकुलोसिस में, उसको इन्फेक्शन होगी लंग्स में, राइट, उसको थोड़ा सा फीवर हो गया, साथ में उसको हल्की सी चेस्ट में आवाज आ रही है, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, थोड़ी सी कंजेशन फील हो रही है, जब अस्कल्टेट किया तो वो कंजेशन है उसमें, फेस उसका थोड़ा सा रेडनेस है, फीवर आ रहा है साथ में, देन दिस इज एन इंडिकेशन फॉर फेरम फॉस। मगर अगर हम सोचेंगे कि पेशेंट बेटर फील कर गया, उसके बाद ये ट्यूबरकुलोसिस को भी कवर करेगी, तो ये नहीं करेगी, क्योंकि ये उसका डोमेन नहीं है। इसका डोमेन क्या है? सिर्फ अर्ली फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ये वर्ड याद रखना आपने। फेरम फॉस का डोमेन है एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर। क्लियर है बच्चे? जी सर। अगर फिर भी डाउट है तो मुझे बताओ। सर क्लियर है, पर ऐसी तो बहुत सारी मेडिसिन में अर्ली स्टेज आती होगी फीवर की, बिल्कुल तो हम बिल्कुल बिल्कुल। डिसाइड करेंगे कि पैरम वो पॉजिटिव वो है। वो डिसाइड होएगा सिम्टम्स के ऊपर। जब फेरम फॉस के सिम्टम्स आएंगे तो फेरम फॉस, तो फेरस फॉस के सिम्टम्स क्या हैं जो हमने अभी डिस्कस की? फर्स्ट इन्फेक्शन, अर्ली इन्फेक्शन। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लूज मोशन की कितनी सारी दवाई हैं, कितनी सारी दवाई हैं? बहुत सारी हैं। अभी पढ़ी कौन सी आपने, कोई पढ़ी है? हाँ जी सर। हेलो अलोस पड़ी है, एलोस, पोर्टोफाइलम पड़ी है। कोर्डोफाइलम पढ़ी है, और यही पढ़ी है ना? कोल चलो, है बच्चे? कोलोसिन। कोलोसिंथ, चलो कोलोसिंथ भी दे देते हैं, इसमें कोई बात नहीं। पल्सिटिला भी दे सकते हैं, ब्यूटीफुल लेडी विद ब्लू आईज। मैं अपने आप को आपकी जगह रख के देखूं ना, मेरी नॉलेज जब मैं आपकी जगह था, 0+0 = 0, पता ही नहीं होता था कुछ भी, सच में। सो सपोज आपके पास पेशेंट आया, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जैसे मुझे एक पेशेंट की कॉल है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने कॉल की कि भैया इधर की गल है, ऐसे मुझे लूज मोशन हो गए और इतने ज्यादा हैं कि हमने वहां आसपास से मेडिसिन ले ली, उन्होंने इंजेक्शन भी लगाए, फिर उन्होंने 2 गोलियां लोप्रामाइड की भी दी, उसके आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद फिर दोबारा से 2 टैबलेट्स लोप्रामाइड दे दी उन्होंने, उसके बाद और भी चीजें दी, पर मेरा लूज मोशन रुक ही नहीं रहे। लोप्रामाइड इज ए सॉल्ट बेसिकली जिसमें ओपियोइड के कंटेंट हैं, अफीम जिसको बोलते हैं, इसीलिए वो बैन है मेडिसिन। तो वो नॉर्मली क्या करती है, वो मूवमेंट, इंटेस्टाइन के मूवमेंट को रोक देती है, डायरिया बंद हो जाएगा उससे, वो भी नहीं रोक पा रहा है। और कहता है कि मैं रेगुलर जा रहा हूं कि अब तो मेरे में उठने की भी ताकत नहीं है। और कब हुआ एकदम से इतना सडन? अब यहां पर एक जो एलोस पड़ी है आपने, एलोस के साथ ये पिक्चर मिलती है, सोच के देखो। एलोस में भी ऐसा ही पढ़ते हैं ना, कंट्रोल नहीं है रेक्टम थोड़ा में, थोड़ा ऐसे होता है क्योंकि है उसमें ना? लॉस पे ऑफ कंट्रोल कंट्रोल नहीं होता है। रहता है। हाँ, कंट्रोल नहीं रहता। पर ऐसी पिक्चर पड़ी है कि तबाही मच गई है? नो सर। नहीं ना। इसका मतलब ये स्टेजेस हैं, इसको हम स्टेजेस कहते हैं। तो जब ये स्टेज आ जाएगी, तो विद नॉलेज ऑफ मटीरिया मेडिका वी विल अंडरस्टैंड कि यहां पर दवाई कैसी काम करेगी, इसी ताकत की दवा जिसमें इतनी ही ताकत से चीजें आती हैं।
ताकत मैच करनी चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रेमेडी स्लो रेमेडी है, कंडीशन फास्ट आ रही है, तो हम नहीं दे सकते, वो काम नहीं करेगी, वो उसकी पेस के साथ मैच नहीं करती। तो यहां पर हम कैम्फोरा देंगे, कैम्फर, जो घर में वो नहीं, किसको जलाते हैं हम, कैम्फर जलाते हैं ना घर में, कपूर। है ना। कपूर। हाँ, कपूर, उससे बनती है। उसमें अगर उसको पढ़ोगे, उसमें यही फेज है, सडन, एकदम से, पूरी तरह डिवास्टेटेड, पागल ही हो जाएगा बिल्कुल, इतनी ज्यादा आएगी, अनकंट्रोलेबल, शरीर ठंडा पड़ जाएगा बिल्कुल। अगर हाथ लगाएगा ऐसा लगेगा ये मर जाएगा, बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाएगा, ऐसी कंडीशन है उसमें। तो ये फेजेस की बात है। तो एलोस की एक फेज है जो मटीरिया मेडिका की नॉलेज और डिजीज पैथोजेनेसिस हमें बताएगी। कब एलोज आएगी, कब उसके बाद दूसरी दवाई आएगी, कब तीसरी दवाई आएगी। ऐसे ही इन्फ्लामेशन में आप इसको अंडरस्टैंड करो, फेरम फॉस सबसे पहले है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर। पर ये रिस्पॉन्ड कैसा है, वॉयलेंट नहीं है। अगर ये वॉयलेंट हो गया तो एकोनाइट आगे आगे आ जाएगी। ये कहां है, एकोनाइट से पीछे, जलसीमियम से आगे, बेलेडोना के पीछे, जलसीमियम और ब्राइनिया से आगे। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी को ब्रोंकाइटिस होएगा तो उसकी ब्रोंकाइटिस की एक पेस होएगी। अगर वो पेस बहुत सडन है, फेरम फॉस काम नहीं करेगी। बहुत वॉयलेंट है, फेरम फॉस काम नहीं करेगी। फेरम फॉस की कौन सी है रिस्पॉन्डर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर, बट ऑनेस्ट रिस्पॉन्डर, मतलब जो फिजियोलॉजिकली नॉर्मल है, कि इन्फ्लामेशन आई है, बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, पर शरीर में ताकत कम है क्योंकि पेशेंट एनीमिक है। सो इन्फ्लामेशन ब्लड जा रहा है, कंजेशन जा रही है, और वहां पर फाइट हो रही है। अभी कोई एक्सुडेशन नहीं, अभी कोई स्वेलिंग नहीं। मगर अगर वो बहुत वायलेंट हो गया तो एकोनाइट एंड बेलेडोना, अगर बहुत स्लो हो गया, साइलीशिया एंड हिपरसल्फ। आर यू गेटिंग इट। सो इनको स्टेजेस की तरह देखो, अगर ऐसे देखोगे फिर ये समझ आ जाएगा आपको। तो ये ट्यूबरकुलोसिस में हम इसको दे ही नहीं पाएंगे, ट्यूबरकुलोसिस में, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में क्या हो गया, डैमेज इज डन, कैविटीज बन गई लंग्स में, डीप इंफेक्शंस, ऑलरेडी वीक बॉडी, बिल्कुल वीक हो गई है, प्रोटीन निकल गया हुआ है, डैमेज डन हो गया है, लंग्स बिल्कुल कोलैप्स कर रहे हैं, डैमेज हो गया। ये इसका काम ही नहीं है फेरमफॉस का, फेरमफॉस के साथ ये मैच नहीं करता। तो वहां पर, मगर वैसी कंडीशन में अगर ऊपर से इन्फ्लेमेशन आ गई, कि फॉर एग्जांपल पेशेंट तो ट्यूबरकुलोसिस का चल रहा था, मगर उसको ठंड लग गई, जब ठंड लगी तो उसको थोड़ा सा फीवर आ गया, 100-101 फीवर आ गया, साथ में बॉडी में थकावट आनी शुरू हो गई, फेस में थोड़ी सी रेडनेस आ गई, चेस्ट देखी कंजेस्टेड है, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन है। पर क्या इन्फ्लेमेशन वैसी है कि उसका सांस ही नहीं आ रहा उसको, और आपने उसको जो स्टेथो से देखा तो उसके बिल्कुल सारे कोलैप्स ही कर गए हुए हैं, क्या वैसी है, नहीं, नॉर्मल है, कंजेशन शो कर रहा है। इसका मतलब डॉक्टर क्या देखता है, अर्ली स्टेज है। तो अगर अर्ली स्टेज है तो वहां पर फेरम फॉस इंडिकेट हो जाएगी। अगर वो डीप चला गया तो दूसरी दवाइयां आ जाएंगी अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ द मटीरियल मेडिकल। आर यू गेटिंग इट। हाँ जी सर। नहीं, मैं आंसर कर पाया जो आपकी क्वेरी थी बेटा, क्वेश्चन फिर रिपीट करना एक बार। हाँ जी सर, आ गया समझ में। हाँ, आदर्श तुझे कोई क्वेश्चन। आदर्श है क्या तू, यस सर, नहीं सर समझ में आया। समझ में आ गया। चलो, यस जो सर। जो भी लगे नहीं समझ आया, मेरे को आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर्सनल डाल सकते हो, नहीं तो एक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो जिसमें मुझे ऐड कर लो। तो टेलीग्राम पे कर लो तो बेटर है, नहीं तो व्हाट्सएप पे करना है, व्हाट्सएप पे कर लो, कोई नहीं, टेलीग्राम हैक हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे कर लो। तो ओके। अगर कोई क्वेरी है तो आप वहां पर डाल सकते हो मुझे। चलो, ओके सर। अब एक बार जाके फेरम फॉस पढ़ना। नेक्स्ट मंडे शायद मैं बाहर हूँ, सर का सेमिनार है। हाँ, मैं 3rd को आऊंगा, तो हम वेडनेसडे को रख लेंगे सेशन, ठीक है, यस सर। ताकि नेक्स्ट डे कर लें। तो तब तक सभी पढ़ के रखना ये सारा का सारा,